सहज सुखासन की स्थिति में बैठें। द मोस्ट कंफर्टेबल पोस्चर, जो आसन हमारे लिए सर्वाधिक सुखदायी हो, उस अवस्था में समम काया शिरोग्रीवा, सिर, गर्दन और रीढ़ एक समावस्था में रखकर बैठें। न झुक कर बैठें, न तन कर बैठें। सहज सुखपूर्वक सीधा बैठें। सहजता से पलकें बंद कर लें। हृदय में अपने इष्ट का स्मरण कर लें। उनकी छवि अपने स्मृति पटल पर अंकित कर लें। उनके प्रति पूर्ण कृतज्ञता भाव, श्रद्धा भाव, समर्पण का भाव हो। सृष्टि के आदिभूत स्वरूप नाद रूप ओंकार की आराधना मेरे साथ स्वर में स्वर मिलाकर समवेत स्वर में 3 बार ओंकार का नाद करना है। दोनों हाथ परस्पर जोड़ लें। लंबे गहरी श्वास भर लें। सेशन की शुरुआत अपन थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके करेंगे। जिस विषय की अपन बात करना चाह रहे हैं उसके पीछे बैकग्राउंड क्या है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि जिस विषय पर हम आगे कुछ प्रैक्टिकल प्रयोग करने जाएंगे उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमको पता होना चाहिए कि हम किस विषय में बात कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं। तो सब्जेक्ट मैटर हमारा है प्राणायाम। प्राणायाम एक संधि शब्द, जॉइंट वर्ड है, जिसमें 2 शब्द मिले हुए हैं, प्राण प्लस आयाम। इस बात से पता चलता है कि दिस फैक्टर प्राण शुड बी मल्टी डायमेंशनल। बहुत सारे आयाम होंगे तो प्राण के आयाम की बात की है। सो व्हाट प्राण इज, सबसे पहला प्रश्न आता है कि जब तक हम प्राण को नहीं जानेंगे प्राणायाम के विषय में बात करना फिजूल हो जाएगा। तो प्राण क्या है? सबसे पहला प्रश्न ये पैदा होता है कि प्राण क्या है। प्राण को पहचानने का एक ही जरिया है, जीवन को जान लेना, द लाइफ फोर्स। कंपैरिजन करना पड़ेगा एक उस व्यक्ति के बीच में जो जिंदा है और एक निर्जीव। क्या अंतर है दोनों में? क्यों तो कोई व्यक्ति जिंदा कहा जाता है और क्यों उसको किस फैक्टर के कमी या ज़्यादा हो जाने के कारण वो मृत हो जाता है? कुछ तो चेंज हुआ ना, कुछ बायोलॉजिकल चेंज हो रहे हैं, कुछ फिजिकल चेंजेस आ रहे हैं। वो परिवर्तन मूलतः क्या है, बेसिक क्या है? श्वास। एग्जैक्टली। ब्रीथ इज द सिग्निफिकेंट, जो बता रहा है हमको कि जिस व्यक्ति का श्वास चल रहा है मानी वो जिंदा है। अल्टीमेट तो वही है ना डिसीजन। अगर कोई पेशेंट को डॉक्टर ऑब्जर्व कर रहा है तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन उसकी ब्रीथ का होगा। इफ ब्रीथ इज देयर, इफ मूवमेंट इज देयर, देन लाइफ इज देयर, देन वी कैन वर्क ऑन दैट। तब वो आगे चिकित्सा की बात करता है। सबसे पहले नब्ज पकड़ता है, श्वास देखता है, चल रही है नहीं चल रही। श्वास क्या है?
व्हाट इज ब्रीथ? इसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस, कोई भौतिक पदार्थ नहीं है कि जिसको देखा जा सके आंखों से, जिसको छुआ जा सके। किसी तरीके से आप उसको पहचान सको। ये इनविजिबल एलिमेंट है। ब्रीथ इज इनविजिबल एलिमेंट, दिखता नहीं पर है। यू कांट डिनाई, इनकार नहीं कर सकते। तो हो क्या रहा है श्वास मानी? वास्तव में क्या है? एक घटना घटित हो रही है। क्या घटना है? वायु के अंदर हम नहीं ले रहे। वी कांट ब्रीथ। हमारी तो हैसियत ही नहीं है कि श्वास ले सके, नहीं तो कभी मरते ही नहीं। ये तो कुदरत का करिश्मा है, वो चल रही है। इट इज मूविंग ऑन राइट फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ। इट इज मूविंग ऑटोमेटिकली। उसमें आपका कोई रोल नहीं है। पर हो क्या रहा है? श्वास जो एक घटना है, निरंतर घट रही है हर क्षण। कोई आपके जीवन का ऐसा क्षण बमुश्किल बीतता होगा, कभी आपको याद नहीं होगा कि श्वास आने से चूक गई। कभी आपको बल्कि ये सोचना ही नहीं पड़ा होगा कि अरे ये क्षण बगैर श्वास के तो नहीं बीत गया कहीं। तो ये श्वास में वास्तव में हो क्या रहा है? हवा का अंदर आना और हवा का ही चला जाना, इसके अलावा कुछ है? श्वास यानी क्या है? इस एटमॉस्फेयर में जो हवा है, वातावरण में वो व्याप्त हवा हमारे अंदर प्रवेश कर रही है और वो निकल भी जा रही है। और ये मोमेंट कंटिन्यूअस साइमल्टेनियसली चल रहा है, बिना रुके, नॉन स्टॉप। एक क्षण भी नहीं ठहरता। आया है तो जाना निश्चित है, गया है तो वापस लौट के आना भी निश्चित है। और उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो एक निष्कर्ष ये निकलता है कि वी कैन डिराइव इट लाइक एयर इज प्राण। अगर वो है, हवा नहीं हो कहीं, तो कोई जिंदा रह सकता है? इम्पॉसिबल। हवा है तो जिंदा है। इस धरती पे क्यों जीवन है? बड़ी बड़ी दूरबीनों से हमारे खगोल शास्त्री बड़ी पावरफुल माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, और बल्कि सैटेलाइट्स भेज रहे हैं ताकि पता करें कि जैसा वायुमंडल यहाँ पे है इस धरती पे, ऐसा वायुमंडल और किसी ग्रह नक्षत्र पे भी है क्या? और अगर है तो वहाँ पर जीवन का विकास हो सकता है, संभावना है। एक कॉलोनी वहाँ बसाई जा सकती है। दे आर सर्चिंग फ्रॉम सो लॉन्ग। और उस सारी सर्च का मेन ऑब्जेक्ट कौन सा है? इज देयर एनी मूवमेंट? अगर वहाँ कुछ हलचल, अभी तो कुछ श्वास तो दिखेगा नहीं वहाँ। वायुमंडल का भी पता बहुत अंदाजा ही लगा जा रहा है, केवल अंदाजा लगाया जा रहा है। वो अंदाजा सारा मूवमेंट से पता चल रहा है। अगर यहाँ कुछ मूवमेंट है तो संभावना है कि जीवन होना चाहिए। जीवन यानी गति का नाम। कुछ मूवमेंट चल रही है तो जीवन है। तो वायु का आना और चला जाना यानी वायु प्राण होना चाहिए। पर फिर प्रश्न उठते हैं, कई बार हम लोग जब हाइट पे जाते हैं, आप लोग बद्री केदार अगर गए हो कभी, और वहाँ से ऊपर गोमुख की तरफ जैसे जैसे आप जमीन से ऊंचाई पर चढ़ते चले जाते हो, इस वायुमंडल का घेरा तो है धरती के चारों तरफ, लेकिन उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। जैसे जैसे आप हाइट पे जाते हो डेंसिटी कम होने लगती है। उसके कंटेंट्स जो हमको रिक्वायर्ड है कम होने लगते हैं, और इसलिए कई लोगों को सफोकेशन फील होता है, घबराहट होने लगती है, दम घुटने लगता है। और तब क्या करना पड़ता है? ऑक्सीजन सप्लाई करनी पड़ती है। एकमात्र उपाय है कि अगर उनके जीवन को बचाना है तो उनको ऑक्सीजन देनी पड़ती है। वास्तव में ये रहस्यमयी तत्व है
जो इस वायुमंडल में मौजूद है और वो हमारे जीवन को संचालित कर रहा है, एकमात्र ये। बाकी जितना वायुमंडल में वायु है वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है, परोक्ष रूप से हमारे काम का है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। इनडायरेक्टली तो वो बहुत सारी भूमिकाएं अदा करता है, अपन वो अपना विषय नहीं है इसलिए उस गहराई में नहीं जाता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन मिलते ही एनर्जी, वो व्यक्ति जो बिल्कुल लड़ रहा होता है जिंदगी से, वो खड़ा हो जाता है। तो वास्तव में किसकी जरूरत थी? पूरे वायुमंडल में जो वायु मौजूद है वो हमारे लिए उपयोगी नहीं था, उसका एक बहुत छोटा सा पार्ट ऑक्सीजन, जरूरत उसकी थी। तो वास्तव में अब हमारे शरीर में हो क्या रहा है? ये जो वायु अंदर आ रहा है तो ये तो पूरा ही आ रहा है। हमने कोई यहाँ स्क्रीनिंग तो नहीं किया कि नहीं भाई ऑक्सीजन को केवल नाक के अंदर से प्रवेश की अनुमति रहेगी और बाकी को, अगर ऐसा होता तो पॉल्यूशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होती दुनिया में। सो नो सच एनी अरेंजमेंट इज देयर। हवा तो पूरा ही आ रहा है जितना एटमॉस्फेयर में है, लेकिन ये जब हमारी नासिका से साइनसेस में ट्रेवल करता हुआ, इसका रास्ता जो है उसको हमको पता होना चाहिए कैसे चल रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रही है अंदर हमारी बॉडी में। वो जब तक पता नहीं तब तक आप जो भी क्रिया करोगे उसके प्रति वो अंधेरे में तीर चलाने जैसा काम होगा। हम नहीं चाहते हैं, हम चाहते हैं आपका पूरा विजन क्लियर हो और फिर कुछ करो तो उसके एग्जैक्ट जो परिणाम आ रहे हैं उनको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दिस इज ए लिटिल बिट साइंस ऑफ एक्सपीरियंस, नथिंग एल्स। तो हमको पूरी विजन हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो ये वायु जो अंदर आ रहा है ये पूरा ही अंदर आ रहा है, साइनसेस से ट्रेवल करता हुआ हमारे थ्रोट से विंड पाइप में जाता है और वहाँ से लंग्स की तरफ, लंग्स तक पूरा एयर अंदर चला गया। कुछ पोल्यूशन रोक लिया जाता है, ये एक मैकेनिज्म बना हुआ है, क्योंकि म्यूकस की मेम्ब्रेन है हमारे साइनसेस में, वो सॉलिड पोल्यूशन को, डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेती है। जो वायु अंदर आ रहा है उसके टेम्परेचर को सेट कर देती है बॉडी टेम्परेचर के साथ। ये बड़ा अद्भुत मैकेनिज्म है हमारी बॉडी का। जब ये श्वास नली से होकर के फेफड़ों में पहुंच जाती है, यहाँ डिफ्यूजन होता है। यहाँ फेफड़ों को चारों तरफ से घेरे हुए माइक्रो वेसल्स, ब्लड वेसल्स, चारों तरफ से उसके जाल बना हुआ है और एक्सचेंज ऑफ एयर होता है। जितने आरबीसीज हैं उनकी भूमिका यही है कि जो ऑक्सीजन फेफड़ों में आया है उसको एब्सॉर्ब कर लेगा। बाकी वायु आपके काम की नहीं, फेफड़ों में ही है। आपने इनहेल किया, जो वायु अंदर आया उसमें से जितना पार्ट ऑक्सीजन था वो आपके आरबीसीज ने एब्सॉर्ब कर लिया और वो हार्ट की तरफ वापस लौट गया। ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो आपके हार्ट की तरफ लौट गया। हार्ट ने उसको पंप किया, आपकी पूरी बॉडी के एक सेल तक उसकी मूवमेंट है। आपकी बॉडी का एक सुई की नोक के बराबर भी पार्ट ऐसा नहीं है जब ब्लड का सर्कुलेशन नहीं, एक एक सेल तक उसकी पहुंच है। तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो गया। क्यों गया? जैसे एक एक्सचेंज ऑफ एयर यहाँ हुआ है, ऐसा एक एक्सचेंज ऑफ एयर हमारे सेल्स में होता है। वास्तव में मेटाबॉलिज्म के कारण, डाइजेशन के कारण कुछ इम्प्यूरिटीज बॉडी में स्टोर होती है। आपने खाना खाया, क्या पूरा ही आपने उसको डाइजेस्ट कर भी लिया? तो क्या पूरा एब्जॉर्ब कर लिया बॉडी ने? कुछ रेसिड्यूल्स तो बचे ना, जो स्टूल के रूप में, यूरिन के रूप में बाहर आ रहे हैं, पसीने के रूप में बाहर आ रहे हैं, बालों के रूप में बाहर आ रहे हैं, नाखून के रूप में बाहर आ रहे हैं। दीज आर द ड्रेनेजिंग सिस्टम। ड्रेन आउट किया जा रहा है बॉडी से वेस्ट मटेरियल, कुछ स्टोर हो जाता है सेल्स में इन फॉर्म ऑफ कार्बन। क्यों, क्या होता है वास्तव में? डिटोरिएशन हो रहा है बॉडी का हर क्षण। मेटाबॉलिज्म चल रहा है। मेटाबॉलिज्म में क्या है?
पुराने सेल्स नष्ट हो रहे हैं और नए सेल्स क्रिएट हो रहे हैं, इसका नाम मेटाबॉलिज्म। जो पुराने सेल्स नष्ट हुए उससे जो वेस्ट मटेरियल स्टोर हुआ बॉडी में वो कहाँ जाएगा? जो कंबशन के कारण आपने फूड इंटेक किया उसका कंबशन होता है बॉडी में, प्रज्वलन की क्रिया होती है, उससे डाइजेशन होता है। आप किसी लकड़ी के टुकड़े को जला दो, पूरा जल करके खत्म जब होगा तो कुछ बचेगा, राख बचेगी। दिस इज द रॉ कार्बन। आपके पूरे फूड इंटेक को कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देने के बाद जितने सॉलिड रेसिड्यूल्स हैं वो बॉडी से ड्रेन आउट किए जाते हैं, कुछ लिक्विड रेसिड्यूल्स भी निकाल दिए जाते हैं, जितना स्टोर करना है बॉडी में स्टोर कर लिया जाता है, लेकिन कुछ माइक्रो पार्टिकल्स कार्बन के सेल्स में जाकर के स्टोर हो जाते हैं। कार्बन इज बेड कंडक्टर टू एनर्जी, दिस इज एन साइंटिफिक फैक्ट। कार्बन जो है, आप ये जो विद्युत आपके बिजली के तार लगे हुए हैं, हर जगह कनेक्शन है, हर चीज, हर जगह कहीं लाइट से जुड़ा हुआ है, कहीं पंखे से जुड़ा हुआ है, कहीं कूलर से, कहीं हीटर से, बीच में कार्बन का टुकड़ा जोड़ दो तार के बीच में, द फ्लो विल चेक, आगे करंट नहीं जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट विल बी रेजिस्ट देयर। रेजिस्टेंस जो बनते हैं ना वो इसी से बनते हैं। इसको ऑफ कर दो, केवल साउंड ऑफ कर दो, साइड में बस वो एक्चुअली म्यूट ऑल कर दोगे ना आप उसमें, तो ये आना बंद हो रहा है। कोई बात नहीं, रहने दो, रहने दो, अपना फ्लो चेक नहीं करना है, इन लोगों से फिर कम्युनिकेट कर लेंगे। तो ये जो मेटाबॉलिज्म के कारण, डाइजेशन के कारण जो स्टोर हो रहा है बॉडी में, वो क्या है? कार्बन, एंड इट इज बेड कंडक्टर टू एनर्जी। तो कितनी खूबसूरत व्यवस्था की है कुदरत ने। अंदर जो आया श्वास के रूप में, वो क्या आया था? हमारी बॉडी ने जो रिसीव किया वो तो केवल ऑक्सीजन था, O2। और हम सब लोग जानते हैं, हमने प्राइमरी क्लासेस में पढ़ रखा है कि जो बाहर आ रहा है उसमें क्या है? CO2। ऑक्सीजन जैसा अंदर गया था ऐसा ही लौट करके वापस आ रहा है, लेकिन कान पकड़ के साथ में एक को लेके आ रहा है कि चलो तुम भी बाहर, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं, कम आउट। जब तक अगर ये सफाई नहीं होगी, एनर्जी फ्लो चेक होता रहेगा, और अगर एनर्जी फ्लो चेक होगा तो ऑर्गन्स काम नहीं करेंगे। एनर्जी मिलेगी तो ही ना काम करेंगे। पावर सप्लाई बंद कर दो आप, फिर बटन ऑन ऑफ करते रहो, पंखा नहीं चलना है। तो जिन जिन ऑर्गन्स को जहाँ जहाँ एनर्जी की ज़रूरत है वहाँ अगर कार्बन स्टोर हुआ तो एनर्जी फ्लो चेक हो जाएगा, वो ऑर्गन्स काम करना बंद कर देंगे। दिस इज द इलनेस। बीमारी और कुछ भी नहीं है, आपके ऑर्गन्स का जो ड्यूटी है वो पूरी नहीं करते, उसमें रुकावट आ रही। तो ये खूबसूरत व्यवस्था कुदरत ने की है कि ऑक्सीजन को अंदर भेज दिया, उसने कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म किया, वो वापस सेल्स से ब्लड में डिसॉल्व हुआ। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ आया, हार्ट ने पंप किया इसको लंग्स की तरफ, लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड वापस एक्सचेंज हो गया, ऑक्सीजन ब्लड में चला गया और कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में, लंग्स से एक्सलेशन के थ्रू बाहर, राइट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन प्राण है? वायु पूरा तो प्राण नहीं है, तो तय हो गया। पूरा वायु अगर प्राण होता तो उसमें से ऑक्सीजन निकाल लो आप और फिर दो किसी को, कोई फायदा नहीं होने वाला, उसने मर जाना निश्चित है। पर क्या ऑक्सीजन प्राण है? आप हम सब जिंदा हैं, कोई डाउट तो नहीं। अगर ऑक्सीजन प्राण है तो इट शुड बी रिटेन इन अवर बॉडी। हैज इट रिटेन? क्या ये रुका? ऑक्सीजन जब अगर प्राण है
और हम सब प्राणवान हैं, वी आर द लाइव क्रीचर्स, तो क्या ये अंदर ही रहा? इट इज केम आउट। ये तो जैसा गया था, एक कोर साथ में लिया इसने और बाहर आ गया। देन वी कांट से द ऑक्सीजन इज लाइफ, वी कांट से द ऑक्सीजन इज प्राण। वास्तव में ऑक्सीजन तो केवल सफाई करने के लिए, वो सफाई कर्मी है, उसने कहा सफाई की अंदर, ताकि एनर्जी फ्लो इन अनइंटरप्टेड रहे। तो वास्तव में प्राण क्या है? द फ्लो ऑफ एनर्जी, दैट इज प्राण। ऑक्सीजन इज सिंपली द मीडियम, लेट इट मूव अनइंटरप्टेड। तो प्राण क्या है? द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, नथिंग एल्स। ऊर्जा कहाँ है, कहाँ नहीं है? कल्पना करो, एनर्जी इज एवर इनविजिबल। ऊर्जा को कोई देख नहीं पाया आज तक। क्या बिजली है? उसके होने न होने का पता आपको इन यंत्रों के चलने से मालूम पड़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी उस विद्युत को देखा है? आपने अप्लायंसेस को चलते हुए देखा है, विद्युत को नहीं देखा। चुंबक की तरंगें हैं, आप रोज टेलीफोन का उपयोग करते हो, साउंड एनर्जी को मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर मैग्नेटिक एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, और इस तरह से मूवमेंट पूरा चल रहा है। हमारे यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर बैठे बंदे की आवाज हम यहाँ सुन ले रहे हैं। एनर्जी इज एवर इनविजिबल, और वो अमूर्त रूप से दौड़ रही है पूरे ब्रह्मांड में। वो कहाँ है और कहाँ नहीं है, कल्पना करो। कोई जगह ऐसी ढूंढ के बताओ यहाँ ऊर्जा न हो। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड इज एटम, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट ऑफ दिस फिजिकल वर्ल्ड। ये जितना भौतिक जगत बना हुआ है, चाहे उसमें वनस्पति हैं, चाहे जीव जगत है, चाहे जड़ जगत है, चाहे चेतन जगत, लाइव क्रीचर्स और स्टैटिक, पूरे दुनिया का जो सबसे स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्ट है वो क्या है? एटम। एटम की स्ट्रक्चर हम सब लोगों ने, अब विज्ञान ने जान लिए, बता दिया। एक न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल, दे आर एवर मूविंग, दे आर सर्कुलेटिंग अराउंड द न्यूक्लियस, अराउंड द न्यूक्लियस। और जैसे ही किसी एटम को एक्सप्लोज किया जाए, क्या वहां प्रकट क्या होता है? ऊर्जा। तो हमारे भारतीय दर्शन में कितना उनका विजन कितना क्रिस्टल क्लियर रहा होगा। उन्होंने कहा कण कण में, सुना होगा ना ये आपने उक्ति, कण कण में भगवान। भग इज ए संस्कृत शब्द एंड इट्स मीनिंग इज एनर्जी, शक्ति। भगवान who is full of energy, that is Bhagavan, full of energy. So energy is everywhere there. So prana is everywhere there. And you have to command it. Pranayam means उसके आयाम कितने हुए? Infinite. प्राण के आयाम infinite. And you have to command it. प्राणायाम की परिभाषा देते हुए महर्षि पतंजलि ने एक सूत्र दिया है, श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। एक सूत्र में पूरी बात समेट दी। कैसे करना है प्रोसेस की बात नहीं करता है, प्रिंसिपल की बात करता है। महर्षि पतंजलि प्रिंसिपल दे रहा है, सिद्धांत दे दिया। श्वास और प्रश्वास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निर्बाध चल रही है। इस पर हस्तक्षेप करना, रोक लगा देना, उसका नाम प्राणायाम। तो जब तक रोक नहीं लगाते तब तक आप प्राणायाम नहीं कर रहे। अब आपने आज तक प्राणायाम जितना भी सीखा होगा और जो किया होगा प्राणायाम के नाम पे सोकाल्ड, वो सब प्राणायाम है या नहीं है आप स्वयं निर्धारित कर सकते, तय कर सकते। बैरियर्स लगाना क्यों जरूरी है, कारण समझो। ऑक्सीजन जहां जीवनदायी है, ऑक्सीजन ना मिले तो जीना मुश्किल। वहीं ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन करता है,
एक केमिकल प्रोसेस है ऑक्सीडेशन की। एक छोटे से उदाहरण से बात समझ में आ जाएगी। एक लकड़ी का टुकड़ा खुले मैदान में, लोहे का टुकड़ा खुले मैदान में पटक दो, कुछ दिनों तक पड़ा रहने दो उसको, जंग लग जाएगा, फिर धीरे धीरे उसकी परत उधड़ने लगेगी। दिस इज डिटोरिएशन, दिस इज ऑक्सीडेशन ऑफ दैट फेरस मटीरियल। फेरस ऑक्साइड बन जाता है और उसके सेल्स ब्रेक हो जाते हैं। सो ऑक्सीजन इज लायबल फॉर डिटोरिएशन, ऑक्सीडेशन। इसीलिए जिन लोगों के कैंसर में खास करके जिन लोगों के सेल्स बहुत फास्ट खत्म होने लगते हैं, उनको एंटीऑक्सीडेंट्स दिए जाते हैं। सो ऑक्सीडेशन इज एज गुड एज द रीजन ऑफ आवर डिटोरिएशन। तो ये अगर क्रम चलता रहा तो मृत्यु तो निश्चित है। फिर फायदा क्या है ये सब करने का? अगर मौत को छला जा सके तो प्राणायाम करने का कुछ फायदा मिला। एक ही तरीका है, लर्न टू लिव विदाउट ऑक्सीजन। क्या तरीका है? लर्न टू लिव विदाउट ऑक्सीजन। बगैर ऑक्सीजन के कैसे जिया जा सके, इस टेक्निक का नाम प्राणायाम। हमने आने जाने के प्रवाह को रोक दिया। होता क्या है, समस्या कहाँ है? श्वास के इस प्रवाह को जो अपने आप चल रहा है ऑटोमेशन में, रोकने में समस्या क्या आ रही है? कठिनाई कहाँ है सबसे बड़ी? आपको क्या समस्या है? मैं कहूँ आपको श्वास रोक लो, दिक्कत क्या आती है? रोक लो, क्या होगा? घबराहट। एग्जैक्टली। जब भी श्वास रोकोगे परिणाम क्या होगा? घबराहट। ये घबराहट क्या है? व्हाट इज इट? इट इज एग्जैक्टली दिस इज नर्वस स्टिमुलेशन, नथिंग एल्स। क्या है ये? हमारा नाड़ी तंत्र उत्तेजित होता है, उत्तेजना पैदा हो रही है अंदर, स्टिमुलेशन हो रहा है। क्यों होता है? उदाहरण के लिए आपने खूब लंबी गहरी श्वास भर ली, सर ने कहा है प्राणायाम सीखना तो रोकना पड़ेगा, चलो हमने बात मान ली आपकी, रोक लिया। परिणाम क्या हो रहा है अंदर? बेसिक चेंजेस क्या आ रहे हैं? आपने जो अंदर वायु लिया था उसमें ऑक्सीजन तो था, उस ऑक्सीजन को ब्लड ने एब्जॉर्ब कर लिया। टाइम हो गया क्या? नहीं, वो मुझे बता दीजिएगा, मेरा ध्यान नहीं रहेगा। नहीं, अपने पास तो सब समय है, लेकिन हम अपने समय की सीमाओं को तोड़ते भी नहीं है। जो निर्धारित कर दिया उसमें ही चलते हैं, उस फ्रेमवर्क में। तो कई बार एक्सप्लेनेशन करते करते मैं थोड़ा सा, तो जो ऑक्सीजन हमने इनहेल किया था वो ब्लड में एब्जॉर्ब हो गया और ब्लड से सर्कुलेट होते हुए पूरी बॉडी में स्प्रेड हो गया। और उसकी जगह किसने ले ली? अब कार्बन डाइऑक्साइड ने। तो सबसे पहला परिवर्तन कहाँ आया? लंग्स में। आपने जितना ऑक्सीजन इनहेल किया था वो अब लंग्स में नहीं है, ब्लड में चला गया। ब्लड ने पहले जो कार्बन डाइऑक्साइड सेल्स से लिया था वो अब छोड़ दिया है लंग्स में। तो एक बेसिक चेंज, कंपोजिशन चेंज हो गया। लंग्स में जितनी एयर है वो अभी भी उतनी है, हमने रोक रखी है, तो वो कम ज़्यादा नहीं हुई है, लेकिन उसके कंपोजिशन चेंज हो गए। अब उसमें से ऑक्सीजन जीरो हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ गया। जैसे ही ये चेंज आया, नर्व स्टिमुलेशंस, हमारे लंग्स में नर्व रिसेप्टर्स लगे हुए, वो सीधे कनेक्टेड है हमारे ब्रेन से। वहाँ से स्टिमुलेशन जाता है, ब्रेन को मैसेज जाता है, नाउ देयर इज नो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल हैज गॉन अप एंड इट इज डेंजरस। ये मैसेज जाता है। अब सर ने बोला प्राणायाम सीखना तो रोकना तो पड़ेगा, तो चलो थोड़ा अपनी टॉलरेंस है, थोड़ा रोक लेते हैं। हमने रोका, जो ब्लड ऑक्सीजनेट हुआ था वो पूरी तरह स्प्रेड हो गया बॉडी में, और उसने वापस क्या ले लिया? कार्बन डाइऑक्साइड।
सो अब उसकी भी प्रॉपर्टी चेंज हो गई। जो ब्लड आपकी बॉडी में मूव हो रहा है उसकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। अब वो डीऑक्सीजनेट हो गया, अब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। तो आपके ब्लड वेसल्स में जितने भी नालियाँ हैं उन सब में से वो ब्लड के जो चेंजेस आए उसके सेंसेशंस, स्टिमुलेशंस ब्रेन को जाते हैं। अब घुटन और तेज हो जाती है, अब रुकना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर हम थोड़ा सा और कंट्रोल करते हैं। एक एक सेल में जो ऑक्सीजन गया था, इट हैज बीन नाउ कन्वर्टेड इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। अब ऑक्सीजन तो वहाँ सेल्स में भी नहीं, वहाँ से एक एक सेल से स्टिमुलेशन जाने लगता है और तनाव इतना बढ़ता है कि अब हमारा नियंत्रण छूट जाता है, श्वास निकल जाता है। यही घटना तब भी होती है जब श्वास बाहर निकाल के रोक दो। हमने अभी अंदर लेकर रोका था तो ऑक्सीजन ले लिया था, जब छोड़ा तब तो ऑक्सीजन है ही नहीं बॉडी में। जितना कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में इकट्ठा था वो लंग्स में आ गया था और अब पूरा हमने बाहर निकाल दिया, बाहर रोक दिया। नए ऑक्सीजन सप्लाई का रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन मेटाबॉलिज्म तो रुकता नहीं एक क्षण के लिए भी, हार्ट बीट्स रुकती नहीं, ब्लड सर्कुलेशन रुकता नहीं। निरंतर ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है वो जितना कार्बन और जमा है, जितना कार्बन डाइऑक्साइड और बन गया बॉडी में, सबको लेकर के पूरा ब्लड अब जितना बॉडी में दौड़ रहा है सारा डीऑक्सीजनेटेड है। लंग्स में अब जरा सी भी ऑक्सीजन नहीं है और अब सेल्स में भी कार्बन स्टोर होना शुरू हो गया। तो वास्तव में एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसके कारण एयर हंगर फील होती है। तो चाहे हम अंदर रोकें चाहे बाहर रोकें, परिणाम एक ही है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन को एंजॉय करना प्राणायाम। लर्न टू एंजॉय दिस एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो हम कोई चीज़ शुरू करें अपनी लाइफ में, कोई भी काम, जैसे छोटी बच्ची है रोटी बेलना शुरू किया, पहली बार उसने एमपी का नक्शा बनाया, फिर धीरे धीरे कंटिन्यूअस प्रैक्टिस चलती रही तो कॉन्शियस माइंड से वो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। अब वो एक परिपक्व महिला बन गई, बच्चों के टिफिन की प्लानिंग भी कर रही है, हस्बैंड से बात भी कर रही है, दूसरे सारे काम भी अपने कर रही है और रोटी बिल्कुल परफेक्ट गोल। ऑटोमेशन में आ गया ना। आर यू एग्री? ये चीज़ ऑटोमेशन में आ गई। कॉन्शियस माइंड से जैसे सबकॉन्शियस माइंड में जाता है ऑटोमेशन में आ जाता है। आप श्वास रोकना नाक बंद करके चालू करो, 2 दिन 4 दिन, पहले दिन आपको घुटन 2 सेकेंड में आ जाएगी, 1 सेकेंड में आ जाएगी। 8 दिन बाद, 15 दिन बाद ये घुटन अब 4 सेकेंड बाद। क्या चेंज आया? वास्तव में परिवर्तन कहाँ आया? नर्व स्टिमुलेशंस पर। हमने बेसिक काम कहाँ किया है? ऑक्सीजन नहीं मिली कहीं से कोई सोर्स नहीं मिल गया ऑक्सीजन का, हमने अपनी टॉलरेंस बढ़ाई है। वास्तव में जो नर्व स्टिमुलेशंस हो रहे थे, जो बहुत फास्ट मूव कर रहे थे ब्रेन की तरफ, उनको स्लो कर दिया। तो प्राणायाम का पूरा साइंस बेस्ड है आपके नर्वस सिस्टम पे। इसलिए आसनों को हम फिजिक कल्चर कहते हैं और प्राणायाम जो है वो नर्व कल्चर है, अपने नर्वस सिस्टम को ट्रेन करने की क्रिया। अब जिसको रोकने चले हो, अल्टीमेटली श्वास को रेगुलेट कौन करता है? अल्टीमेट कमांड किसका है श्वास पे? एग्जैक्टली ब्रेन का। योर माइंड कंट्रोल्स इट। इसीलिए तो जिस दिन गुस्सा होता है उस दिन तेज चलता है, और जिस दिन मन शांत हो, प्रसन्न हो, उस दिन काम एंड क्वाइट, धीरे धीरे आराम से, बगैर उसकी हाजिरी भी नहीं देता, तो बताता भी नहीं कि मैं आ रहा हूँ या जा रहा हूँ। मन के उतार चढ़ाव तो कंट्रोल करने वाला कौन है इसको? ब्रीथ को, मन।
वास्तव में मन कहते हैं। द फंक्शनल पार्ट ऑफ आवर ब्रेन इज अवर माइंड। इसकी और कोई डेफिनेशन नहीं है। व्हाट इज माइंड? मन क्या है? इस खेतानी खोपड़ी के क्रियाकलाप का नाम मन है। ये जो काम करती है, कितने काम करती है? सबसे पहला काम रिसेप्शन। जो कुछ भी इस पूरी दुनिया में हमारे सामने इर्द गिर्द चल रहा है, हमारे पीठ पीछे भी जो चल रहा है, उसको रिसेप्ट करना, एनालाइज। रिसेप्ट करते एनालिसिस उसी क्षण, देर नहीं लगती। हवा के एक झोंका आया, आज तो लू चल रही है, किसने बताया? आज तो ठंड बड़ी तेज है, खुशबू आ रही है कहीं से, या कहीं से तेज दुर्गंध आ गई। रिसेप्ट करते ही एनालिसिस, एनालाइज करते ही कंक्लूजन, निष्कर्ष तुरंत निकल जाता। आज आपने ब्लू शर्ट पहनी है, आज मैंने ग्रीन कुर्ता पहना है, या आप मेरे परिचित हो, आप मेरे अपरिचित हो, आप प्रसन्न हो, आप दुखी हो, तुरंत कंक्लूजन, डिसीजन। निष्कर्ष निकालते ही निर्णय भी हो जाता है कि अगर कोई आपका परिचित है और वो दुखी है तो उससे सांत्वना दिखा। कोई अच्छी तेज खुशबू आई तो जरा गहरी श्वास लो, अगर दुर्गंध आ रही तो नाक बंद कर दो। पैर में कांटा लगा है, पीड़ा हो रही है, तुरंत पता चलता है, ये डिसीजन हो जाता है कि इसको निकाल देना चाहिए। डिसीजन होते ही कमांड, ब्रेन कमांड देता है हाथ को, जाओ कांटा निकालो बाहर। और कितना ऑटोमेशन में चलता है सारा काम, पूरी लाइफ आपकी। अल्टीमेट कंट्रोल ब्रेन का है, यानी मन का। मन की गति को माप सकते हो। आपके और हमारे बीच में भी नील आर्मस्ट्रांग बैठे हो। कौन नाम सुना है? नील आर्मस्ट्रांग, एडविन एल्ड्रिन, कौन थे ये लोग? हैं अभी कुछ लोग, तो उसमें से एक दो जिंदा भी हैं। एस्ट्रोनॉट्स हैं जिन्होंने सबसे पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा था। वो भी हमारे बीच में बैठे हों और केवल आंख बंद करें, विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मेंटली ही विल बी देयर in that moment. It can trans the time, it can trans the space. What a tremendous speed, beyond imagination. वो पलक झपकने में तो चांद पे पहुंच गया। इवन उसने तो समय को भी पार कर दिया, उस क्षण में पहुंच गया जिस क्षण उसने उस धरती पे अपने नेशन का झंडा गाड़ा था। वो इवेंट लाइव हो गया उसकी मेमोरी में। ये इमेमोरेबल इवेंट्स हैं, भूला नहीं जा सकता। ऐसे आपके बचपन का कोई मित्र आपको भी याद आ जाए और अभी वो आपके सामने मेंटली यू अटैच्ड विथ इट। कितनी देर लगती है? विद इन फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड। व्हाट अ ट्रेमेंडस स्पीड। और इतना तेज चलने वाला कोई यान हो और उसको कंट्रोल करना हो, इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक। अगर साइकिल चलाना सीखना हो तो बड़ा सरल है। एक मित्र को अपने साथ लिया, उसने 2 दिन 4 दिन आपका बैलेंस बनाया और फिर छोड़ दिया। धीरे धीरे आप बैलेंस साधने लगे और साइकिल चलाने लगे। साइकिल में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, स्पीड लिमिटेड है। चलाने में सीखना क्या पड़ता है? कोई भी चीज़ को चलाने में, किसी मशीन को ऑपरेट करने में, किसी व्हीकल को चलाने में सीखना क्या पड़ता है? कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। आपको जो कुछ सीखना है केवल कंट्रोलिंग मैकेनिज्म। चलना तो उसका स्वभाव है। आपने इंजन स्टार्ट किया, इंजन ने अपना काम चालू कर दिया, अपने गियर में आते ही गाड़ी दौड़ने लगेगी। तो चलाना नहीं सीखना है, कंट्रोल करना सीखना है। हाउ टू कंट्रोल। जैसे जैसे स्पीड बढ़ती जाएगी कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एडवांस होता जाएगा। साइकिल चलाना सरल है, स्कूटर चलाना उससे थोड़ा सा टफ, क्योंकि स्पीड बढ़ी, कंट्रोलिंग मैकेनिज्म एडवांस हुआ, उसमें क्लच के सिस्टम आ गई, ब्रेक की सिस्टम आ गई। स्कूटर से कार पे जाओगे तो थोड़ा सा और एडवांस, हैवी व्हीकल्स पे चले जाओ, एरोप्लेन पे चले जाओ तो फिर
स्पेसक्राफ्ट में तो केवल कल्पना चावला या सुनीता विलियम्स ही जाएंगे, हर किसी को परमिशन थोड़ी उसके अंदर घुसने की, बिकॉज दे हैज बीन ट्रेंड, उन्होंने बड़ी लंबी ट्रेनिंग ली है, एक एक बारीकी को उसके टेक्नोलॉजी को समझा है। जब इतनी ज़्यादा टेक्निकल परफेक्शन चाहिए उन यान को चलाने में, जिनको कई वर्ष लग जाएंगे अपनी ऑब्जेक्ट तक पहुंचने में, मन कितनी देर में पहुंचा, उसकी गति कितनी तेज, तो उसका मैकेनिज्म कितना एडवांस होना चाहिए। टेक्निकली इट शुड बी मोर परफेक्ट। तो ये हंसी खेल नहीं, प्राणायाम का क्षेत्र इट शुड बी टेकन परफेक्टली सीरियसली। इसमें जरा सी भी अनदेखी हुई तो सब गड़बड़ है। तो अभी तो हमको अपनी श्वास का, क्या आप सब अपनी श्वास को जानते हो? कभी इंट्रोडक्शन किया उससे? आज के पहले कभी अपनी श्वास तो आप ही की है ना, कि नहीं आज प्राणायाम सीखना है तो पड़ोसी से ले आए, थोड़ी सी श्वास देना जरा, प्राणायाम सीख के आए। आप ही की अपनी है, पक्का है। ये एकमात्र अभिन्न जीवन साथी है आपका, एकमात्र। इसके अलावा दूसरा कोई नहीं, सब कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सब झूठी बातें, सब साथ छोड़ जाएंगे। ये श्वास है आपकी जो आखिरी श्वास तक साथ रहेगी, एग्जैक्टली। और उसी के बारे में आप अपरिचित हो, कैसी विडंबना है। आप अपनी श्वास को ही नहीं जानते हो, जिसको सबसे पहले जानना चाहिए। टाइम क्या हुआ? 5-6 मिनट है अपने पास के, 10 मिनट ना, बस ठीक है। कल से हमारा कोशिश तो हम ये रहती कि बिल्कुल शार्प, जो अपना टाइम फिक्स है, शार्प शुरू करते हैं, शार्प एंड करते हैं। टाइम क्या रखेंगे? 7 से 8, 7 से 8, क्योंकि वही टाइम सबको दिया हुआ है। 7 आ जाएंगे। हाँ, बस यू शुड बी हियर 6:45। और मैं भी, मतलब मैं तो चूँकि बहुत दूर से आना है, इसलिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है, पर कोशिश करूँगा मैं 15 मिनट पहले निकलने की। बाकी सब सर्कमस्टांसेस अगर नॉर्मल रही तो मैं कोशिश करता हूँ। मैं अब आज तक की मेरी अपनी मर्यादा ये रही है कि मैं समय के प्रति थोड़ा सा प्रतिबद्ध रहता हूँ, तो वो आपसे भी उम्मीद करता हूँ। तो अब ये जो अगले 5-6 मिनट हैं, इस 5-6 मिनट में केवल हम छोटा सा एक प्रयोग करेंगे अपनी श्वास को देखने का। आपने आज तक देखा नहीं है, तो आज पहली बार अपनी श्वास के दर्शन करो। जब तक उसको देखा नहीं तब तक कैसे कमांड करोगे? करना तो उसी को कमांड है। श्वास प्रश्वास और गति विच्छेद प्राणायाम। तो श्वास को पहचानो तो सही। सो आर यू रेडी? सब लोग तैयार हैं? रेडी गर्दन सीधी, आंखें बंद। सहज भाव से बह रही श्वास को अपने स्वाभाविक वेग से बहने दें। अपनी ओर से श्वास लेने, छोड़ने अथवा रोकने का प्रयास न करें। लेश मात्र भी प्रयत्न नहीं, तनिक सी भी चेष्टा नहीं, जरा सी भी कोशिश न हो। श्वास जैसा भी चल रहा है उसे अपने नितांत सहज स्वाभाविक नैसर्गिक वेग से बहने दें। श्वास की गति का भी कोई चिंतन न करें, चाहे यह तेज चले तो तेज, धीमा चले तो धीमा, चाहे लंबा चाहे छोटा, चाहे उथला चाहे गहरा। श्वास जैसा भी चल रहा है उसे अपने नितांत सहज स्वाभाविक नैसर्गिक वेग से बहने के लिए स्वाधीन छोड़ दें। श्वास की दिशा या दशा में कोई परिवर्तन लाने का प्रयास न करें। इस सहज भाव से, निष्प्रयत्न भाव से, निश्चेष्ट भाव से बह रही श्वास को साक्षी भाव से देखें, दृष्टा भाव से देखें, एक दृश्य की मानिंद देखें।
स्वयं को श्वास से पृथक रखते हुए इसे किसी घटित हो रही घटना की तरह देखें, तटस्थ भाव से देखें, जैसे मानो तट पर खड़े सागर में उठ रही लहरों को देख रहे हों। ठीक वैसे ही इस देह के तल पर श्वासों के आवागमन को देखें। हमारी संपूर्ण चेतना केवल और केवल श्वास पर ही केंद्रित हो जाए। पूरी तन्मयता से, पूरी तल्लीनता से, पूरी सजगता और सतर्कता से प्रत्येक श्वास को देखें। ध्यान रहे एक भी श्वास चूकने न पाए। हमारे जाने बगैर न कोई श्वास अंदर आए, हमारे जाने बगैर न कोई प्रश्वास बाहर जाए। प्रत्येक श्वास प्रश्वास की सजग पहरेदारी करें, चौकस निगरानी करें। एक सजग प्रहरी की भांति प्रत्येक आती जाती श्वास को देखें। हमारी संपूर्ण चेतना केवल और केवल श्वास पर ही घनीभूत हो जाए। एक भी श्वास हमारी चेतना से विलुप्त न होने पाए। अपनी संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया को दो भागों में विभाजित कर देख लें। यह संपूर्ण श्वसन दो भागों में संपन्न हो रहा है। दो भिन्न भिन्न घटनाएं इस संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। श्वास का अंदर आना, प्रश्वास का बाहर चला जाना, वायु की दो सर्वथा विपरीत गतियां, दो सर्वथा विपरीत दिशाएं, दो सर्वथा विपरीत प्रवाह, इन्हें एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें, अलग अलग कर जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन्हें भली भांति एक दूसरे से अलग अलग पहचान लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो उसे अंदर आते हुए अनुभव कर लें, और जब प्रश्वास बाहर जा रही है तो उसे बाहर जाते हुए अनुभव कर लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायु बाहर से देह के भीतर की दिशा में प्रवाह कर रही है, और इसके ठीक विपरीत जब प्रश्वास जा रही है तो वायु देह के भीतर से बाहर की दिशा में गति कर रही है। इन दोनों सर्वथा विपरीत गतियों को, सर्वथा विपरीत दिशा के प्रवाहों को एक दूसरे से पृथक पृथक कर देख लें, अलग अलग कर जांच लें, परख लें, परीक्षण कर लें। इन्हें भलीभांति एक दूसरे से अलग अलग पहचान लें। जब श्वास अंदर आ रही है तो वायुमंडल में व्याप्त वायु देह में प्रवेश करती जा रही है, और वह देह में ही घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। और जब प्रश्वास बाहर आ रही है, दो देह में व्याप्त वायु देह से निकलकर बाहर आ रही है, वायुमंडल में प्रवेश पाते ही यह तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। अंदर आने के पूर्व तक जो वायु इस वायुमंडल का अभिन्न अंश थी, जिसका अपना वायुमंडल में कोई पृथक अस्तित्व नहीं था, किंतु देह में प्रवेश करते ही अब यह वायुमंडल से जुदा होकर हमारी अपनी नितांत निजी, अब हमारी अपनी वैयक्तिक बनकर
हमारी इस देह के एक एक कण कण में व्याप्त होती जा रही है, एक एक रोम छिद्र में समाती जा रही है, एक एक अणु परमाणु में विलय होती जा रही है। कुछ इस कदर यह अंदर आई हुई वायु हमारे समूचे अस्तित्व के एक एक अंश अंश में घुल मिल गई है कि अब इस अंदर आई हुई वायु का देह से अलग अपना कोई अस्तित्व शेष नहीं रहा। यह देह का ही एक अभिन्न अंश बन चुकी है। देह से निकलने के पूर्व तक जो वायु देह का अभिन्न अंश थी, जिसका अपना देह से अलग कोई अस्तित्व नहीं था, किंतु देह से निर्गमन करते ही, नासिका छिद्रों से बाहर आते ही यह देह से मुक्त हो गई है और वायुमंडल में प्रवेश पाते ही यह तत्क्षण ही उसी में घुल मिल जा रही है, विलय होती जा रही है, समाती जा रही है। कुछ इस कदर यह बाहर आई हुई वायु इस समूचे वायुमंडल में ही विलीन हो गई है कि इस बाहर आई हुई वायु का अब वायुमंडल से अलग अपना कोई अस्तित्व शेष नहीं रहा। यह वायुमंडल का ही एक अभिन्न अंश बन चुकी है। देह के भीतर और बाहर, बाहर और भीतर समग्रता से, सघनता से मानो वायु का ही एक अथाह समुद्र हिलोरे ले रहा है, जिसकी अतल तरंगे निरंतर आती जाती श्वासोच्छ्वास के रूप में देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर निरंतर आवागमन कर रही है। वायु के इस अथाह सागर के बीच हमारी यह देह कुछ इस प्रकार स्थित है जैसे मानो सागर में गागर, जैसे मानो गागर में सागर, जैसे भरा घड़ा जल में, जिसके बाहर भी सर्वत्र सर्वदिग्दशों दिशाओं में अथाह जल राशि और घट के भीतर भी वही जल ही जल व्याप्त हो, बाहर भी वही जल, भीतर भी वही जल और मध्य में घट, केवल घट का आवरण, अथवा जैसे खाली घड़ा आकाश में जिसके बाहर भी सर्वत्र सर्वदिक दसों दिशाओं में वह अनंत आकाश और घट के भीतर भी वही आकाश व्याप्त हो, बाहर भी वही आकाश, भीतर भी वही आकाश और मध्य में घट, केवल घट का आवरण। ठीक वैसे ही इस देह के बाहर भी सर्वत्र सर्वदिक दसों दिशाओं में वह सर्वव्यापक वायु और वही वायु देह के भीतर भी, देह के कण कण में, रोम रोम में व्याप्त है। बाहर भी वही वायु, भीतर भी वही वायु और मध्य में देह, केवल देह का आवरण। यही सर्वव्यापक वायु निरंतर आती जाती श्वासोच्छ्वास के रूप में तरंगों की तरह देह के बाहर से भीतर, भीतर से बाहर निरंतर आवागमन कर रही है। मानो उस भरे घड़े की तरह हम बाहर से भी पूर्ण और भीतर से भी परिपूर्ण है, अथवा मानो उस खाली घड़े की तरह हम बाहर से भी रिक्त और भीतर से भी रिक्त हैं। यही परिपूर्णता, यही रिक्तता प्रत्येक आती जाती श्वासोच्छ्वास के साथ निरंतर देह के बाहर भीतर, भीतर बाहर प्रकट हो रही है। आती श्वास के साथ परिपूर्णता और जाति प्रश्वास के साथ रिक्तता अनुभव में आ रही है। केवल श्वासों का ही दर्शन हो। आती श्वास को आते हुए तो जाति प्रश्वास को जाते हुए पृथक पृथक अनुभव कर लें। आंखें खोल दें। धन्यवाद। आज इतना ही। कल अपन श्वासों की थोड़ी गहराई और मापेंगे, थोड़ा गहरे चलेंगे, कहाँ तक जाता है पूरा ट्रेवल करना है अंदर, और उसके साथ ही बाहर आएंगे। तो कल और हमको ये ऑब्जर्वेशन करनी है
इसको हमने पूरी प्रक्रिया को कुछ भागों में बांट दिया है। उसमें जो पहली क्रिया आज हमने की है ये था अनुपश्यन, ऑब्जर्वेशन विद एक्सपीरियंस। ब्रीथ को केवल देखना नहीं, उसको एक्सपीरियंस करना है। तो ये पहला सोपान था अनुपश्यन। इसके बाद का सेकंड स्टेप है अनुगमन, टू फॉलो द ब्रीथ। उसको फॉलो करना है, उसके पीछे अंदर भी जाना है, उसके पीछे बाहर भी आना है। एंड देन अनुकूलन, उसको रिदमाइज करना है। अभी तो उसकी नेचुरल रिदम से चल रहा है, अभी हमारा कोई उसके ऊपर इंटरप्शन नहीं था आज तक। अब हम इंटरप्ट करेंगे, तो कोशिश अपन करेंगे, इस क्रम से आगे चलेंगे। अनुपश्यन के बाद कल अपन अनुगमन का प्रयोग करेंगे और समय रहा तो अनुकूलन भी कल प्रारंभ कर देंगे। उसके बाद से ये इंटरप्शन जहाँ से शुरू होगा वहाँ से श्वासों पर नियंत्रण करने की, काबू करने की प्रोसेस चालू होगी। मेंटली तैयार रहें। एक्सप्लेनेशन जरूर शुरू के 2-3 दिन में एक्सप्लेनेशन पार्ट ज़्यादा रहेगा, क्योंकि जब तक कंसेप्शन नहीं तब तक परफेक्शन नहीं। अगर परफेक्शन की उम्मीद करते हैं तो कंसेप्शन पहले चाहिए। तो उसका थ्योरेटिकल कंसेप्ट पूरा क्लियर हो, आपको क्या आपके बॉडी में हो रहा है उसका विज़न होना चाहिए। उसके बाद करोगे तो परिणाम आप अनुभव कर सकोगे। तो आप सबको धन्यवाद दलीनता से सुनने के लिए। आपको धन्यवाद सर।